पीएचपी यूट्यूब चैनल पर आज फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों और मित्रों का स्वागत है। आज की फिर से एक नई वीडियो के साथ में आज उपस्थित हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो अमूमन तौर पर सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर भारत का भूगोल। ये थर्ड ईयर में पेपर चलता है, पहला पेपर भारत का भूगोल और दूसरा पेपर चलता है सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल। वहाँ से लिया हुआ टॉपिक है ताकि थर्ड ईयर के बच्चों के भी काम आए। वैसे थर्ड ईयर का पेपर भारत का भूगोल हो चुका है यूनिवर्सिटी का, लेकिन अब आगे की पीटीटी की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे वो एसटीसी की तैयारी करते हैं, इंटीग्रेटेड की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल, रीड, सचिव, पटवारी, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। इसमें बहुत सारा विवरण जो है वो दे रखा है। टॉपिक का नाम है भारत और भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का मतलब मैंने पहले भी अपने वीडियो बनाए हैं मानव भूगोल के और भारत के सामान्य परिचय, उसमें दे रखा है कि भौतिक प्रदेशों का मतलब होता है ऐसे प्रदेश जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए हैं और प्रकृति से निर्मित हुए इन प्रदेशों की उस भूभाग पर बहुत ज़्यादा महत्ता है और उस महत्ता के आधार पर ही समस्त प्रकार की क्रियाविधि जो मानव है वो इन भौतिक प्रदेशों के आधार पर ही संपादित करता है अपने क्रियाकलापों को। तो भारत में भौतिक प्रदेशों का विवरण मुख्य आधार पर कितने प्रकार से किया गया है, इसका एक प्रश्न आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कोई 4 प्रदेश मानते हैं संख्या के आधार पर, कोई 5 प्रदेश मानते हैं। तो इस प्रश्न को अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले 1-2 बार पूछा गया है और उससे संबंधित कभी कभी विवाद भी उत्पन्न हुआ है। वैसे मैंने यहाँ पर पहला भौतिक प्रदेश, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये भौतिक प्रदेश लिखे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मरुस्थलीय प्रदेश जो है भारत का वो मैदानी प्रदेश के साथ में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मरुस्थलीय प्रदेश की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। समुद्र तल से ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और ये विशाल मैदानी भाग का एक अपना हिस्सा है, तो इसके साथ पढ़ा जाता है। कभी कभी तटीय प्रदेश और द्वीप समूह को अलग करके संख्या 5 की जाती है और कभी कभी इन दोनों को साथ में मिलाकर के 4 संख्या भी बताई जाती है। तो इस आधार पर फिर भी कंपटीशन की बहुत सारी पुस्तकें आई हुई हैं और प्रश्न पूछा गया, तो उसके आरपीएससी कौन से आंसर को सही मानती है वो आप देख लेना। अपन कंटेंट से रिलेटेड बात करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है वो 5 भाग हैं। पहला भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तीसरा तटीय प्रदेश व द्वीप समूह और 5वां है मरुस्थलीय प्रदेश। अब उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश है जिसको हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? वैसे पूरे भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। एक तो भौगोलिक वर्गीकरण, यानी पूरी की पूरी उस भाग की भौगोलिक प्राकृतिक दशाओं के आधार पर किस प्रकार से उसका अवस्थिति है, उसका विस्तार है, लंबाई, चौड़ाई, वो सारा भौगोलिक वर्गीकरण उसका उस पूरे प्रदेश की। और दूसरा है प्रादेशिक वर्गीकरण, यानी जो भौतिक प्रदेश भौगोलिक आधार पर विस्तार लिए हुए है वो भारत के किन किन प्रदेशों में किस किस नाम से जाना जाता है, वो प्रादेशिक वर्गीकरण। और प्रादेशिक वर्गीकरण जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है उसका वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण सबसे पहले सिडनी ब्रुनार्ड ने, जो कि रूस के थे, उन्होंने किया था इसका। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, इसका भी भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण। तीसरा है मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा है तटीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व का पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिम में पश्चिम तटीय प्रदेश। और उसके साथ में द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में लक्षद्वीप के नाम से, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है द्वीप समूह। ये चौथा भाग हो गया। और 5वां जो भाग है वो है मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि उत्तर के विशाल मैदान का ही एक अंश है और मरुस्थलीय प्रदेश का भी भौगोलिक
वर्गीकरण जो है और प्रादेशिक वर्गीकरण जो है वो दोनों आधारों पर दो प्रकार से ये प्रदेश संपूर्ण दशाओं के आधार पर पाया जाता है। इस पर अपन विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक पर अपन आने वाली जो क्लासें होंगी उन क्लासों में और डिटेल से बात करेंगे। इस भाग का पूरा भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण और ये सारे भाग जो हैं वो किस प्रकार से अपनी अवस्थिति, लंबाई, चौड़ाई, जलवायु, वर्षा, वनस्पति, मानवीय बसाव किस प्रकार से इनमें पाया जाता है, इस पर अपन और डिटेल से बात करेंगे। आज अपन इसके भौगोलिक और प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण जो है वो ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय चार प्रमुख भागों के आधार पर इसका भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। मैं आपको जैसे बता दूं कि ये जैसे भारत की संरचना है तो इसकी भारत की संरचना में ये वाला जो भाग है ये ट्रांस हिमालय की दशा है, जिसमें भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। उसके दक्षिणवर्ती भाग में ये पूरा का पूरा जो है वो दूसरा भाग है महा हिमालय। महा हिमालय के दक्षिण में तीसरा जो भाग बनता है वो भाग पाया जाता है लघु हिमालय, और उसके बाद में चौथा जो उसके समानांतर वाला भाग जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं उप हिमालय, शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, इन नामों से जाना जाता है। ये इसका इस पूरे भौतिक प्रदेश का विस्तार और अवस्थिति पाई जाती है भारत में। उसके साथ में यहाँ पर एक भाग और है जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये 5वां भाग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 7 जो राज्य हैं इन पूर्वोत्तर राज्यों में जो ये हिमालय की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि म्यांमार तक जाती हैं वो पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये हो गया उत्तर पर्वतीय प्रदेश के 5 प्रमुख भौगोलिक आधार, भौगोलिक वर्गीकरण। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। उसके बाद में अगर हम इसका यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण ब्रुनार के आधार पर देखें तो इन्होंने 4 प्रकार के हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण किए हैं, जिसमें पहला हिमालय का जो भाग पंजाब और उसके समीपवर्ती भागों में विस्तार लिए हुए है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो भाग है उसमें जो विस्तार लिए हुए है हिमालय क्षेत्र वो कुमायूं हिमालय के नाम से। उसके बाद में नेपाल के देश के अंदर हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं उसके समीपवर्ती भागों में वो पूरा क्षेत्र जो है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और असम में हिमालय की जो अवस्थिति है वो असम हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह पूरा जो भाग है वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसका भौगोलिक वर्गीकरण जो है वो इन ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। और प्रादेशिक वर्गीकरण जो है वो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसको उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। ये उत्तर का विशाल जो मैदान है, भारत की अधिकांश जो नदियां हैं, अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे आगे, भारत की जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो अधिकांशतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां जो हैं वो और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां, इन नदियों के द्वारा ये जो हिमालय से निकलती हैं और निकल करके ये लंबे अवधि को और लंबी दूरी को पार करके जब पहाड़ी भागों को पार करके ये ऐसे स्थानों पर आती हैं जहां पर धरातल जो होता है वो धीमा हो जाता है, तो इन नदियों की गति भी धीमी हो जाती है और उस कारण से ये नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर के आती हैं वो अवसाद इन भागों पर ये धीरे धीरे बिछाती हैं, इनकी गति जो होती है वो मंद हो जाती है। इस कारण से हिमालय पर्वतीय के दक्षिण भाग में
जो अवस्थिति भौतिक प्रदेश की है उसको उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानी जाती है, और यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित हुआ है ये पूरा भाग। और इस भाग का अगर अपन वर्गीकरण करें तो भौगोलिक वर्गीकरण होगा भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और जलोढ़ मैदान। भाबर प्रदेश के किसे कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कंपटीशन में और थ्योरी में दोनों में पूछा गया है और अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। भाबर किसे कहते हैं, तो हिमालय से जब नदियां निकल करके आती हैं तो अपने साथ अवसादों के रूप में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े लेकर के आती हैं, और ये चट्टानों के टुकड़े तीव्र ढाल के सारे नदी के जल के साथ में बहते हैं। लेकिन फिर जब ढाल जैसे ही मंद होता है तो ऐसी स्थिति में वो चट्टानों की जो टुकड़ों की एक श्रेणी होती है वो इस तरीके से बिछ जाती है, इसका निक्षेपण होता है। ये चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वो भाबर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में तराई प्रदेश किसे कहते हैं, तराई प्रदेश जो है वो इस भाबर प्रदेश के दक्षिण में ऐसा क्षेत्र जो दलदली और सघन वनस्पति नुमा होता है। दलदली होता है, नीचे वाले भाग होते हैं भाबर के, और यहाँ पर पानी भरा रहता है, इस कारण से दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, और यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, तो इसे कहा जाता है तराई। और तीसरा प्रदेश जो है वो जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी नदियां जो अपने साथ अवसादों को ला करके बिछाती हैं, और जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी जो होती है उसके द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग होता है उसको जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मैदान। इस प्रकार से उत्तर का विशाल मैदान जो है वो भौगोलिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब जलोढ़ जो मैदान है वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार से, तो पहला हो गया बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश वो होता है जहां पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण तो होता है, लेकिन यहां पर प्रतिवर्ष नदियां जो होती हैं वो अपने द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को प्रतिवर्ष नहीं बिछाती हैं, यानी कभी बाढ़ की स्थिति में इन भागों पर नदियों का पानी पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है यहाँ पर कि उन पहुंचे हुए नदी का जल जिन भागों पर पहुंचता है वहां पर जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण के द्वारा जो उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण होता है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। लेकिन प्रतिवर्ष यहाँ पर नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसादों को बिछाती नहीं है, तो वो बांगर कहलाते हैं। दूसरा है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश बांगर का ठीक ऑपोजिट है, यानी यहाँ पर प्रतिवर्ष नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसादों को बिछाती हैं प्रतिवर्ष। ये हो गया आपका खादर प्रदेश। और तीसरा है डेल्टा, यानी तटीय क्षेत्रों में जब नदियां पर्वतीय भागों से बह करके उत्तर के विशाल मैदानी भागों का निर्माण करके जब अंततः किसी खाड़ी, गर्त या सागर महासागर में जब मिलती हैं तो उससे पहले, मिलने से पहले जो उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण करते हैं उसको डेल्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार से भौगोलिक वर्गीकरण उत्तर के विशाल मैदान का भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, जलोढ़ मैदान, और जलोढ़ मैदान जो है वो बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। इसी विशाल मैदानी भाग का अगर अपन प्रादेशिक वर्गीकरण करें तो ट्रांस मैदान हिमालय से निकलने वाली सिंधु और सतलज नदी के द्वारा जो विस्तृत मैदानी भाग का निर्माण हुआ है उसको ट्रांस मैदान कहा जाता है, जो कि सिंधु और सतलज नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। दूसरा है गंगा का मैदान, यानी भारत में ही पूर्ण रूप से बहने वाली जो नदी है सर्वाधिक लंबी वो गंगा नदी, उस गंगा नदी के द्वारा जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है उस को प्रादेशिक वर्गीकरण का दूसरा भाग। इसमें गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। यानी कि ये तो हो गया सिंधु नदी इस तरीके से, और यहां से ये जो आपके गंगा नदी आती है, तो गंगा नदी जो है वो ऊपरी भाग, मध्य भाग और निम्न भाग, इन 3 भागों में वर्गीकृत की गई है। इसके मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है गंगा के मैदान में। और अंतिम में है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चेमायुडुंग हिमनद से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है ये नदी, और भिन्न भिन्न नामों से यह जानी जाती है। इसके बारे में अफवाह तंत्र से संबंधित जो टॉपिक है उस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उत्तर का विशाल मैदान, प्रादेशिक वर्गीकरण देखें, ट्रांस मैदान जो कि सिंधु सतलज के द्वारा निर्मित हुआ है। गंगा का मैदान 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा का मैदान,
मध्यवर्ती और निम्नवर्ती गंगा का मैदान। और तीसरा जो प्रदेश है प्रादेशिक, वो है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे चलते हैं। इस मैदानी भाग के दक्षिण में भारत का सबसे समृद्ध और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भौतिक प्रदेश है वो निर्मित हुआ है और उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इसकी रचना जो है वो इस प्रकार से है और ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आर्थिक दृष्टि से भारत के सर्वाधिक खनिज, इसको खनिज संपन्न प्रदेश भी कहा जाता है, सर्वाधिक खनिज भारत के इसी प्रदेश से पाए जाते हैं। और इसी प्रदेश में दक्षिण भारत की नदियां भी निकलती हैं जो कि वर्ष भर प्रवाह नहीं होती हैं और पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों पर ये नदियां जो प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है वो डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय पठारी भाग की जो है वो पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती हैं। कारण, ये कारण भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो ढाल है वो ढाल पश्चिम की ओर से ऊपर की ओर उठा हुआ है और पूर्व की ओर से नीचे की ओर है। इस कारण से प्रायद्वीपीय पठारी भाग से अधिकांश नदियां जो निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश है ये। अब मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है वो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिणी भाग में इसकी उपस्थिति या उसकी अवस्थिति बनती है। इसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं और बहुत सारे पठार हैं जिनके द्वारा इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग की रचना हुई है। कौन कौन से हैं उस पर अपन बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में अगर अपन पहाड़ियां देखें तो अरावली, विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां इनसे निर्मित, और इसमें और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं लेकिन मुख्य रूप से इन पहाड़ियां जो कि अपने लंबाई के लिए जानी जाती हैं, अपने हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए जानी जाती हैं, ऐसी प्रमुख पहाड़ियां ये हैं। प्रमुख पठार जो हैं, जिन पठारों के निर्माण से इस पूरे पठारी भाग की रचना हुई है, तो इसमें आपका दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में है, मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, दंडकारण्य का पठार जो कि छत्तीसगढ़ में है और मैसूर का पठार जो कि कर्नाटक में है। इन पठारों को और इन पहाड़ियों के सम्मिश्रण से पूरे प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। अगला भारत का जो भौतिक प्रदेश है वह तटीय प्रदेश और द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तटीय प्रदेश जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है, रचना देखना इसकी, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है इसके पूर्व का जो भाग है ये पूर्वी तटीय के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तटीय, और इसके पश्चिम वाला जो भाग है वो पश्चिम तटीय के नाम से जाना जाता है। ये दो इसके प्रमुख। अब इसमें पश्चिम तटीय प्रदेश की अपन बात करें तो ये उसका गुजरात तट है, उसके बाद में ये कोंकण तट है, तीसरा है कर्नाटक में कन्नड़ तट और अंतिम में केरल वाले हिस्से पर आपका मलाबार तट। ये चारों तट जो हैं ये मिल करके पूरे पश्चिमी तट की रचना करते हैं जो कि गुजरात से लगा करके कन्याकुमारी तक का हिस्सा है। दूसरा जो तटीय प्रदेश का हिस्सा है वो है पूर्वी तट, जिसमें ओडिशा से लगा करके ये वाला जो भाग है इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं और दक्षिण में ये भाग जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहां पर उड़ीसा से लगा करके कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो पूरा का पूरा पूर्वी तटीय के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश में दूसरा हिस्सा है द्वीप समूह। द्वीप समूह भी दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। अरब सागर में अपन देखें तो लाखों द्वीपों का मिलकर के जो समूह बना हुआ उसको लक्षद्वीप कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो द्वीप समूह हैं। इस पर भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। और मरुस्थलीय प्रदेश को भी भौतिक प्रदेश के आधार पर पढ़ा जाता है, राजस्थान के पेपर में भी पढ़ा जाता है और भारत में भी इसको विशाल मैदान के साथ में सम्मिलित रूप से पढ़ा जाता है। मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। वैसे है ये मरुस्थलीय भाग का हिस्सा, लेकिन दोनों में कुछ
भिन्नताएं पाई जाती हैं वर्षा के वितरण के आधार पर, जलवायु के आधार पर, मानवीय बसाव के आधार पर। उसके बाद में मरुस्थल में जो दशाएं भौगोलिक पाई जाती है, उन भिन्नताओं के आधार पर दोनों प्रदेशों को भिन्न भिन्न प्रकार से अलग किया गया है। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रकार से ये भारत के भौतिक प्रदेश हैं जिसका आज हमने प्रमुख भागों का वर्गीकरण किया। साथ में किन किन नामों से जाने जाते हैं, वह प्रदेश भारत के मानचित्र में कहां कहां पर अवस्थित है। उसके बाद में सभी प्रकार के भौतिक प्रदेशों का भौगोलिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण किस प्रकार का किया गया है, प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार का किया गया है और किन नामों से इनको संबोधित किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषताएं इन प्रदेशों की क्या है, इस पर आज अपन ने डिटेल से चर्चा की। ये जो बोर्ड पर लिखी हुई सारणी है इसको आप अंकित करें या इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको देखें एक दो बार, तो बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो भौतिक प्रदेश से आपके क्लियर हो जाएंगे। डिटेल से चर्चा इन प्रदेशों की और अपन आगे करेंगे कि ये प्रदेश किस प्रकार से अपनी विशेषताओं को लेकर के, अवस्थिति को लेकर के जाने जाते हैं। उस पर आने वाले वीडियो में आपको इस पर डिटेल से जानकारी देंगे। धन्यवाद।